हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस थ्योरी की क्लास निरंतर चल ही रही है और उसके अंतर्गत हम आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास है इसके अंतर्गत आपको थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सीधा सा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे हमने ब्लड वाला पूछा था, है ना, ब्लड वाले क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे थे, हमने आपके सॉल्यूशंस करवाए थे, उसके अंतर्गत सीधे से कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चंस है, डायरेक्टली आंसर आपको बताना होता है उसके अंदर। अब ये टॉपिक भी एक सामान्य विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपसे सीधा सा क्वेश्चंस पूछेगा, प्रश्न आपसे सीधा पूछेगा और आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। अब सीधे क्वेश्चंस कैसे होंगे, प्रश्न कैसे होंगे, वो मैं आपको आगे की ओर इन प्रश्नों के माध्यम से आपको निरंतर रूप से सोल्व करवाता रहूंगा। अब देखते जाते हैं अपन क्या होता क्या है इसके अंतर्गत। एलडीसी प्लस सीईटी प्लस वनप्राण प्लस महिला पर्यवेक्षक, ये जो ऊपरी हेडिंग लगी हुई है इसके अंतर्गत, तो हाँ आपने सही सुना, इन सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आएगा। श्योर है, इन सभी एग्जाम में ये टॉपिक आता है और इस टॉपिक का नाम है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। यानी कि पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ पर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इनके कुल का नाम क्या है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका उत्पादन कहाँ से होता है, किससे प्राप्त किए जाते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ, आपने सही सुना, इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके अंतर्गत हम आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी प्लस उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी ला कर देंगे। निरंतर रूप से हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व हो जाए और आपका टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाए। इन्हीं प्रश्नों की आगे की ओर श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ, जो इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या कहते हैं, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे कि मैं रोजाना आपको बता ही देता हूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल का बार कोड है। आप इसे स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको एजुकेशनल न्यूज मिलेगी, क्लास की पीडीएफ आपके पास आएगी, शेड्यूल क्लास का लिंक आपको मिलेगा, डेली की क्विजेस आएगी और क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चलो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे प्रश्नों की तरफ। देखो बच्चों, आपको भी पता होगा, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आप सभी जानते हो कि होमो सेपियंस, इन चार ऑप्शंस दे के देखो किसका नाम है आपको पता है, मैं जानता हूं आपको पता है। बाघ का है क्या, मेंढक का है क्या, मनुष्य का है या गुलाब का है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि होमो सेपियंस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या मेंढक का है क्या होमो सेपियंस? नहीं, मेंढक का है आपके राना टिगरीना। राना टिगरीना जो होगा ये आपके मेंढक का नाम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शंस भी गलत है। गुलाब भी नहीं होगा, ध्यान रखना। आपका सही ऑप्शंस जाएगा यहाँ पर मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होगा आपका होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो आप समझ ही गए होंगे कि होमो सेपियंस किसका नाम है, आपके मनुष्य का नाम है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पर थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कौन सा मानव नवीनतम समझा जाता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा मानव यहाँ पर नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन देखो, हिडलबर्ग, क्रोमेगनन लिख दिया इन्होंने, क्रोमेगनन, पिल्टडान, निएंडरथल। ध्यान रख लेना, इसके अंदर हिंडलबर्ग तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गया। क्रोमेगनन या पिल्टडान, पिल्टडान भी नहीं होएगा। क्या निएंडरथल होगा क्या निएंडरथल? नहीं, निएंडरथल भी नहीं। आपका सही ऑप्शन जाएगा इसके अंदर क्रोमेगनन। क्रोमेगनन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके नवीनतम मनुष्य मानव नवीनतम समझा जाता है किसका, क्रोमेगनन का। ध्यान रख लेना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से, देखो सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता, इसको अंडरलाइन कर लो, निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो दिमाग की जो क्षमता होती है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से मानव जीवाश्म में पाई जाती है। तो उसके लिए आपके सामने
ये देखो 4 ऑप्शंस दे दिए इन्होंने। ये क्रोमेग्नान था, वो ध्यान रख लेना, उसने गलती कर दी लिखने में। दूसरा निएंडरथल, तीसरा जावा और चौथा पेकिंग। क्रोमेग्नान तो नहीं है इसमें, ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाएगा। दूसरा देखो निएंडरथल होगा, जावा होगा या पेकिंग, जावा भी नहीं होगा। अब बचे आपके निएंडरथल और पेकिंग। पेकिंग नहीं, पेकिंग में यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन से यहाँ पर एक ही जाएगा और उसको कहा जाएगा निएंडरथल। सही ऑप्शन से आपका यहाँ पर निएंडरथल, और इसके अंदर देखना मानव जीवाश्म में पाई जाती है सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता, वो है निएंडरथल। सबसे सटीक ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन देखो आप, मेमत पूर्वज है। मेमत जो है वो पूर्वज है, ये किसके पूर्वज है? कुत्ते के पूर्वज है क्या, या घोड़े के पूर्वज है क्या, या ऊंट के पूर्वज है क्या, या हाथी का पूर्वज है क्या? मेमत ध्यान रख लेना, ये मेमत हमेशा जो पूर्वज रहे हैं ये एलिफेंट्स यानी हाथी के पूर्वज रहे हैं, है ना। ये बहुत पुराने वाले पूर्वज माने जाते हैं इनको, जो कि हाथियों के पूर्वज होते थे पुराने समय के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हाथी रहेगा, ना कि ये 3 ऑप्शन। तो कुत्ते का तो बिल्कुल गलत है, गलत कर दो। घोड़े के पूर्वज भी नहीं है, ये भी काट दो। ऊंट का भी नहीं है, ये भी काट दो। आपका सही ऑप्शन जाएगा हाथी के पूर्वज। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सटीक और सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया? देखो एक पक्षी है डोडो, ये डोडो पक्षी किस देश से विलुप्त हुआ? ब्राजील, भारत, पेरू या मॉरिशस? ध्यान रख लेना, डोडो पक्षी जो था ना ये ब्राजील से विलुप्त हुआ है, ना ये भारत अपने इंडिया से विलुप्त हुआ है, ना ये पेरू से विलुप्त हुआ है। ये जो पक्षी विलुप्त हुआ है ये आपके ये मॉरिशस नाम का एक देश है, वहां से विलुप्त हुआ है। अच्छे से याद रख लेना, मॉरिशस से विलुप्त हुआ है आपका डोडो पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला प्रश्न पढ़ो इसको, कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ध्यान रख लेना, इनके अंदर ऑप्शन देखो, उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी पक्षी व स्तनधारी। ध्यान रख लेना, उभयचर तो होगा ही नहीं इसके अंदर, तो उभयचर जहां जहां आ रहा है उसको काट दो, एक में आ रहा है। स्तनधारी भी नहीं होगा, जहां जहां स्तनधारी है उसको भी काट दो। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है, हाँ स्तनधारी ये रह गया, तो इसको भी काट दो। पक्षी व स्तनधारी, इसमें भी स्तनधारी ये रह गया, इसको भी काट दो। तो ये जो होते हैं ना सरीसृप व पक्षी होते हैं, जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं, इन वर्गों के अंदर प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होते हैं। ये कौन? सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स, तो आपको पता होना चाहिए ये सरीसृप और पक्षी के बीच की। अगला क्वेश्चन देखो, रेशेदार मूल का उदाहरण है, रेशे जिसके अंदर पाए जाते हैं ना, उस रेशेदार मूल जड़ का उदाहरण क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए। देखो पहला सरसों, दूसरा चना, तीसरा मक्का या चौथा गाजर। रेशे मतलब कि मैं बता दूं आपको रेशे कैसे, जैसे ये ऐसे ऐसे रेशे निकले हुए हैं, जैसे ऐसे रेशे निकले होते हैं उसके अंदर। खाया क्या कभी आपने? ऐसे रेशे निकले हुए रहते हैं, बताओगे क्या होता है? ये से रेशे निकले हुए रहते हैं। ये है आपका मक्का, ठीक है ना। तो रेशेदार मूल का उदाहरण कौन है आपका? यहां पर आपका सही ऑप्शन से जाएगा, बिल्कुल सही, मक्का। रेशेदार मूल का उदाहरण ना कि सरसों है,
काट दो। चना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, मक्का सही जाएगा, गाजर भी आपका यहाँ पे गलत जाएगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला मक्का, क्योंकि मक्का जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है उस मक्का के अंदर देखना ऊपर, जब उसके ऊपर के गाजर जो रहते हैं वो ऐसा रेशे निकले हुए रहते हैं अपने हेयर के जैसे, बाल जैसे। एक बूढ़ी औरत देखी होगी ना डोकरी माँ, तो डोकरी औरत के देखना व्हाइट व्हाइट बाल है ना, कुछ कुछ व्हाइट कुछ कुछ ब्लैक रहते हैं, ऐसे ऐसे बाल उसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। बस ये तो कौन मक्का हो जाएगा इसमें आपका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो बच्चों, आप अगर हमसे सीईटी का ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर अभी आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी सीटें खाली है। श्री कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पंजाब नेशनल बैंक के सामने अभी यहां पर हमारा ऑफलाइन बैच लगा हुआ है। अभी ही नए बैच की इन्होंने शुरुआत करी है। आप यहां पर आए और यहां पर आने के बाद में क्लास लें, जिससे आपको ऑफलाइन पढ़ने का एक अलग ही मजा प्राप्त होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन भी उसी प्रकार से पढ़ाएंगे जिस प्रकार से ऑनलाइन हम क्लास लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपके साथ में आपके कॉम्पिटिटर बच्चे साथ में रहेंगे, जो आपके साथी रहेंगे वो सभी बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा कंपटीशन इन बच्चों के साथ में है। तो अभी बैच चला हुआ है, ऑन है, रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप आए और यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग ले। अगला देखो, जो अंडे देता है वह स्तनपायी है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो अंडे देता है वह स्तनपायी है। अंडे देने वाले स्तनपायी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस, ओपोसम या ऑल्टर। कंगारू तो गलत हो जाएगा भाई। क्या डक बिल्ड प्लेटिपस हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। ओपोसम नहीं, ओपोसम भी यहां पर गलत हो जाएगा। ऑल्टर या डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑल्टर भी यहां गलत होगा। आपका सही और करेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। मतलब कि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, कुछ जीव ये जीव जंतु हैं। अब ये किस किस को खाते हैं ध्यान रख लेना। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तो खाएंगे खाएंगे, प्लस उसके साथ में जंतुओं को भी खाएंगे। अब जो पेड़ पौधों को भी खाए और जंतुओं को भी खाए, उनको किस नाम से जाना जाता है? ऐसे जंतुओं को तो ध्यान रख लेना, ऐसे जंतुओं को आपके कहा जाएगा यहां पर सर्वाहारी। क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी। ठीक है, जो केवल पेड़ पौधों को खाए उसको बोला जाएगा आपके यहां पर शाकाहारी। और जो केवल आपके यहां पर जंतुओं को खाए उसको कहा जाएगा आपके मांसाहारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो दोनों को खा ले उसको कहा जाएगा सर्वाहारी। समझ गए होंगे आप इस बात को। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था पारितंत्र। पारितंत्र के अंदर भी मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होते हैं। उसी प्रकार से ये भी है, आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाएंगे शाकाहारी, अगर जंतु को खाएंगे मांसाहारी, और दोनों को अगर खा ले तो सर्वाहारी। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है जीव जंतु तथा पेड़ पौधों दोनों को खाने की बात कर रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? सर्वाहारी या शाकाहारी? शाकाहारी तो होगा ही नहीं। शाकाहारी किसको खा रहा है? आपके सिर्फ पेड़ पौधों को खा रहा है, ऑप्शन गलत। मांसाहारी किसको खा रहा है? आपके जंतुओं को खा रहा है, तो ऑप्शन गलत। परभक्षी होगा ही नहीं। आपके इसके अंदर देखने को मिल रहा है सर्वाहारी, जो दोनों को खा रहा है, दोनों को खा रहा है ना यहाँ पे। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों और जंतु दोनों को खाता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है।
मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का हिस्सा है? मतलब कि ये जो मगरमच्छ होता है, ये मगरमच्छ कहाँ रहता है, किस संवर्ग में रहता है? पक्षियों के अंदर इसको गिना जाता है क्या? सरीसृप के अंतर्गत इसको गिना जाता है क्या? जल स्थल चर, जल स्थल चर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, वहां पर इसको रखा जाता है क्या? या फिर मत्स्य यानी मछलियों के संवर्ग में रखा जाता है क्या? तो ध्यान रख लेना, ये ना पक्षी के इसमें रखा जाएगा, ना स्थलचर, जल स्थलचर। इधर सुनो, ये जल प्लस स्थल, स्थलचर इसको बोला जाएगा, जल और स्थलचर के अंतर्गत आपका रहेगा। दोनों मिक्स करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा आपके उभयचर, और उभयचर के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं आपके राणा टिग्रीना को। किसको देखा जाता है? राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना जो रहता है, उस राणा टिग्रीना को इसके अंदर रखा जाता है, और राणा टिग्रीना आप जानते हो उसको बोला जाता है मेंढक। किसको बोला जाता है? मेंढक को। तो यहां पर देखो जल स्थलचर तो आपका बिल्कुल गलत जाएगा, इस ऑप्शंस को मैं भी बिल्कुल काट देता हूं। मत्स्य वाला जो है, मत्स्य वाला ये पूरा मछलियों का संवर्ग रहता है, और मगरमच्छ मछलियों के अंतर्गत तो आ ही नहीं सकता, तो इसको भी मैं यहाँ पे काट देता हूं। आपका सही और बिल्कुल सटीक ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सरीसृप। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड वाला आपका यहाँ पर सही रहेगा, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एडेओटिस नाइजिसेप्स, एडेओटिस नाइजिसेप्स है वह क्या है? सरीसृप है, स्तनधारी है, पक्षी है, या वृक्ष है? ध्यान रखो, सरीसृप है क्या, स्तनधारी है क्या, पक्षी है, इसके अंदर से वृक्ष है? देखो ध्यान रखना, एडेओटिस जो होता है नाइजिसेप्स, ना वो सरीसृप है, ना स्तनधारी है, ना पक्षी है, ना पक्ष है। इन चारों में से बताओ, सरीसृप तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या स्तनधारी हो सकता है क्या? स्तनधारी नहीं, एडेओटिस स्तनधारी की गिनती में नहीं आता है। पक्षी और वृक्ष, वृक्ष का तो नाम ही नहीं आ रहा, अपन जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। क्या इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही जाएगा। पक्षी, एडेओटिस जो नाइजिसेप्स जो होते हैं वो सारे पक्षी होते हैं, ध्यान रखना, वो पक्षी कहा जाता है उसको, एडेओटिस नाइजिसेप्स को। ध्यान रखना, इसके अंदर रहने वाले कौन? पक्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कीटाहारी पादप कौन सा है? कीटाहारी मतलब कि कीटाहारी में बताता हूं, कीटाहारी जो कीटों का आहार करते हैं, आहार करने वाले, कीटों का आहार करने वाले जीव, कीटों का आहार करने वाले जीव इनमें से कौन से होंगे? तो कीटों का आहार करने वाले पादप का पूछा है इसने, जीव पादप। तो आपको बताना होगा कौन सा होगा इसमें से। तो आप बताओ, क्या वो कुस्कुटा होगा, यूट्रिकुलेरिया होगा, मोनोट्रोपा होगा, और बेंकी होगा? कुस्कुटा तो नहीं होगा, पहला तो बिल्कुल गलत है। यूट्रिकुलेरिया या मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या ओरोबेंकी होगा क्या इसमें? नहीं भाई, ओरोबेंकी भी इसके अंदर बिल्कुल गलत है। कीटों का आहार करने वाले पादप को कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया। सही सुना, यूट्रिकुलेरिया जो होता है कीट होते हैं, जैसे कि ये एक पादप का मैं बनाता हूं आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार का पादप होगा आपके, जैसे ये ऐसे ढक्कन लगा हुआ पादप रहता है, इस तरह से कुछ पादप की ऐसी आकृति रहती है, और ये ढक्कन खुला हुआ रहता है ऊपर से ये ऐसे। अब क्या होता है कि जैसे ही पादप के ऊपर आकर यहाँ पर इसके पूरा पाचन का सिस्टम रहता है, जैसे भी अगर कोई सा भी जीव यहाँ पर आकर बैठा कीट, तो कीट यहाँ पर बैठा तो ढक्कन खुल जाता है, और ढक्कन जैसे ही खुला तो वो कीट रहता है, वो कीट अंदर की ओर चला जाता है। अंदर जाएगा तो ये जो यूट्रिकुलेरिया जो पादप है, इस कीट को पूरी तरीके से भक्षण कर लेगा, खा जाएगा उसको। तो ध्यान रख लेना, यूट्रिकुलेरिया जो है कीटाहारी पादप के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लोहा, मैग्नीज और तांबा, बोरोन, क्लोरीन और निकल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, या मोलिब्डेनम और जिंक? नहीं, मोलिब्डेनम और जिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इस ऑप्शंस को देखते ही हटा दो पहली ही फुर्सत में। ये तो गया। क्या लोहा, मैग्नीज और तांबा होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा भाई।
बोरॉन, क्लोरीन और निकल, नहीं यार ये भी नहीं। आपका बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन जाएगा यहाँ पे ये थर्ड वाला, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहेगा। पोटेशियम का मैं आपको बता दूं, इसको के से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सूक्ष्म मात्रक पोषक पदार्थ है, इसके अंदर आपको बताना है। देखो कौन कौन सा हो सकता है। पहला देखो सल्फर, नहीं। मैग्नीज या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं। फास्फोरस होगा क्या? फास्फोरस भी नहीं होगा। हाँ, आपका सही और सटीक ऑप्शन रहेगा इसके अंदर मैग्नीज। मैग्नीज जो रहता है ये पादपों के लिए सूक्ष्मांतरिक पोषक पदार्थ होता है। कौन होता है यहाँ पर? मैग्नीज। आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? कौन सा उत्पाद नहीं है? पादप उत्पाद नहीं है पूछा इसने। इसके ऊपर जाया करो आप, यहां पर जो लिखा हुआ है नहीं है, ये आपको बिल्कुल भ्रम में डाल सकता है। नहीं है का मतलब ये ऑप्शंस को कुछ ना कुछ करके घुमा रहा है। तो अब देखो, ब्रोकली, चिंकोरी, कपूर या आइजिंग ग्लास। ब्रोकली तो आपका बिल्कुल गलत जाएगा। अब बचा चिंकोरी, चिकोरी या कपूर या आइजिंग ग्लास। चिकोरी भी बिल्कुल गलत है। कपूर या आइजिंग ग्लास, कपूर भी बिल्कुल गलत। आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर जाएगा आपके यहाँ पर आइजिंग ग्लास। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगार किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? बताओ, अब बताओ, अल्वा या जिलिडियम, एक्टोकॉर्पस या वोल्वॉक्स। नहीं भाई, अल्वा से तो नहीं होगा। ऑप्शन पहला तो देख के काट ही दो। जिलिडियम हो सकता है क्या, या एक्टोकॉर्पस या वोल्वॉक्स। एक्टोकॉर्पस भी नहीं होगा। वोल्वॉक्स या जिलिडियम अगार प्राप्त किया जाता है तो वोल्वॉक्स नहीं, वोल्वॉक्स भी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिलिडियम से अगार प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा सा नन्हा सा पक्षी इनमें से कौन सा है? क्या कबूतर है क्या, या तोता है क्या, या गुंजन पक्षी, या घरेलू गोरैया है क्या? नहीं, कबूतर तो सबसे छोटा तो नहीं है। कबूतर से भी छोटी चिड़िया होती है, आपने देखी होगी छोटी छोटी चिड़िया, तो वो कबूतर तो बड़ा हो गया ना। तोता, तोते से भी छोटी चिड़िया आपने देखी ही होगी, ठीक है। और घरेलू गोरैया, घर के आसपास देखी होगी आपने छोटी मोटी चिड़िया, गोरैया, वो भी नहीं होगा। गुंजन नाम का एक पक्षी होता है, वो गुंजन नाम का पक्षी बिल्कुल छोटा होता है। सबसे छोटा होगा आपका ये वाला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सटीक और सही ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए। इन पादपों के अंदर क्या क्वालिटी रहती है? इन 4 के अंदर से आपको सही बताना है कि 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से क्या बात सही है इसकी। देखो, छोटी 2 से 3 मिमी अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती है। रसाल स्तंभ 100 से 200 मिमी मोटा होता है। पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिग्रा होता है, या लंबी 20 या 30 फीट मूसलाधार होती है। देखो, कांटेनुमा पत्तियां नहीं होती, पहला काट दो 2 से 3। ये 100 से 200 मिमी मोटा नहीं होता, इतना मोटा, ये भी काट दो आप। पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिग्रा होता है, ये भी नहीं होता, ये भी आप काट दो। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जाएगा सही। लंबी 20 से 30 फीट मूसलाधार होती है, किसके अंदर? फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, जिसके अंदर? मरुस्थल के अंदर। कहाँ मिलते हैं? मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। जो पादप चट्टान पर उगते हैं, कहाँ उगते हैं? चट्टान पर, उन पादपों को कहते हैं अधिपादपी, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। देखो, अधिपादपी तो नहीं होगा। लवणोद्भिद होगा क्या? जो लवण यानी खारे जल में उगते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। चट्टान पर कहाँ उग रहे हैं? मरुद्भिद यानी मरुस्थल में, यहां लिख देता हूं, मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाले पादप, में उगने वाले पादप। लवणोद्भिद यानी लवण युक्त स्थान या जल में उगने वाले पादप, उगने वाले
पादप और अधिपादप और शैलोद्भिद। तो इसके अंदर देख लो, दो ऑप्शन तो आपने वैसे काट दिए क्योंकि मरुस्थल में चट्टान की बात हो रही है, तो चट्टान के अंदर शैलोद्भिद जो होते हैं ना वो उगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही जाएगा और सटीक जाएगा, शैलोद्भिद होते हो, है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल आपका सही रहेगा। यहाँ पर लवण युक्त नए स्थान पर नहीं उग रहे, लवणोद्भिद हो ही नहीं सकते, मरुस्थल में उग नहीं रहे, ये भी ऑप्शन गलत जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग मतलब कि अगर आप वागड़ क्षेत्र के हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस एरिया के हो और आपने यहाँ के जंगल देखे हो, या अगर आप कभी प्रतापगढ़ के सीता माता अभयारण्य में गए हो, उस जंगल के अंदर देखना एक पीले पीले पत्तों का पेड़ रहता है, बिल्कुल आग जैसे पत्ते होते हैं, उसको बोलते हैं जंगल की आग, और वो अभी गर्मी के टाइम पर भी बहुत दिखाई देते हैं। तो इसमें उसका नाम बताना है कि किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन देखो, बोहिनिया, वेरिगेटा नहीं, जेकेरांडा, मेमोसाफोलिया नहीं, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा या टेक्टोना ग्रांडिस। टेक्टोना ग्रांडिस नहीं, टेक्टोना ग्रांडिस भी नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको बोला जाता है वही आपके यहाँ पर जंगल की आग हो जाती है, इसे कहा जाता है जंगल की आग। अगला क्वेश्चन देखो, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, ये जो फिरोमोन्स है ये किसमें पाए जाते हैं आपके, कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या चमगादड़ में। देखो कीटों में हो सकते हैं, क्या सांपों में तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो सांप वाला तो आप काट दो। पक्षियों में हो सकते हैं क्या फिरोमोन्स, नहीं पक्षियों में भी नहीं होंगे। चमगादड़ों में या कीटों में, चमगादड़ में नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके कीटों में। ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जाएगा। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। व्हेल, व्हेल एक प्रकार की क्या है, मछली है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो आप उसको ये बोलेंगे कि अंडे देती है, सभी मछलियां अंडे देती है, तो क्या वो भी अंडे देती होगी क्या, नहीं। ध्यान रख लेना, व्हेल मछली हमेशा स्तनपायी है। कैसी है, स्तनपायी मछली है ना। तो यहां पर मत्स्य नहीं, स्तनपायी हाँ, सरीसृप में नहीं आती, उभयचर में नहीं आती, क्योंकि वो जमीन पे थोड़ी ना रहती है, वो पानी के अंदर रहती है, तो उभयचर तो बिल्कुल गलत है। स्तनपायी आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा स्तनपायी है। अभी आपको बताया शार्क तो बिल्कुल नहीं है, अभी आपने पढ़ा ना, ये तो आप कर लोगे। स्किड नहीं, ऑक्टोपस नहीं, आपकी कौन, व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है। एक ही स्पीसीज से संबंधित बताना है आपको इसके अंदर, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, चीता, शेर व बिल्ली, कबूतर, पेडुकी व तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप वाला तो काट ही दो, ये तो होगा ही नहीं। एक ही स्पीसीज से संबंधित है मतलब कि नहीं है ये। कबूतर, पेडुकी, तीतर ये लगाते हैं, चीता, शेर, लेकिन यहाँ बिल्ली आ गई तो काट दो। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी ये इसके अंदर सेम रहते हैं, एक ही स्पीसीज से संबंधित रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है, किसका डर है ये आपको बताना है, अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या कुत्तों का। देखो अधिकारी का तो नहीं है, अग्नि का भी नहीं है यहाँ पर, पुष्प का या कुत्तों का, कुत्तों का भी नहीं है। ये जो होगा आपका इसके अंदर बिल्कुल सटीक और सही जाएगा, पुष्पों का। एंथोफोबिया जो होता है वो पुष्पों का होता है, ध्यान रख लेना। तो एंथोफोबिया का डर, निम्न का डर है तो वो पुष्पों का होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अभी हमारे यहाँ पर संकल्प बैच चल रहा है, बिल्कुल निशुल्क बैच है, जिसके अंतर्गत हम सीईटी ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ में 12th लेवल की जो सीईटी है उसकी तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री इसकी प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। उसके अंदर हमारे क्या होगा कि राजस्थान के जितने भी अनुभवी टीचर्स है वो आपके लिए लगाएंगे, उसके साथ साथ में आपके वीकेंड के अंदर टेस्ट होगा और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो हमारे हस्तलिखित नोट्स रहेंगे, और हम आपको यहाँ पे जो क्लास के अंदर पीडीएफ देंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। तो आप इस संकल्प बैच के अंदर हमेशा आपके दोस्तों को भी लेकर आए और जल्दी से जल्दी इसके अंदर ज्वाइन हो जाएं। अगला प्रश्न देखो, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम में आती है, जो लौंग आप खाते हो ना वो मसाले के रूप में जो काम आती है वो काहे से बनती है,
जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से या फल से? देखो जड़ से नहीं बनती है लोग। ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, तने से भी नहीं बनती है, पुष्प कलिका से या फल से, पुष्प कलिका से या फल से भी नहीं बनती है। जो लौंग आपका बनता है वो बनता है पुष्प की कलिका से बनती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधा जो रहता है उसके कौन से भाग से आप हल्दी को प्राप्त करते हो, है ना? जड़ से, फल से, पुष्प से या तने से? जड़ से तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा फल से भी नहीं होगा। पुष्प और तना, तो हल्दी प्राप्त कर रहे हो तो पुष्प से भी नहीं। आप जो प्राप्त करते हो वो तने से हमेशा हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के डंठल तने के अंदर रहते हैं, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर किया जाता है? अब हल्दी पाउडर, जो पाउडर बनता है ना हल्दी का, वो कहां से प्राप्त होता है वो बताना है आपको। सूखे प्रकंद, सूखी जड़, सीधे फल या बीज? सूखे प्रकंद या सूखे जड़ से तो नहीं होगा। सीधे फल से भी नहीं। बीज भी बिल्कुल गलत है। सूखे प्रकंद, हाँ सही बात है, सूखे प्रकंद से आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं क्या? आपका हल्दी का पाउडर। सूखे प्रकंद से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा फल है? इनमें से फल बताना है आपको। सारी सब्जियां दिख रही होंगी, आलून, मूलीन, भिंडी, शकरकंद। अब फल, आप कोई इसको शकरकंद को फल बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना। आलू तो नहीं है, मूली भी नहीं है, भिंडी या शकरकंद भी नहीं है, ध्यान रख लेना। भिंडी जो होती है इसको फल माना जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है गाय के दूध का, किसकी उपस्थिति से होता है? जेंथोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12 या केरोटीन? इसके अंदर देखना, जेंथोफिल के कारण नहीं, रिबोफ्लेविन के कारण भी नहीं, विटामिन B12 नहीं, ये ऑप्शंस भी गलत जाएगा। केरोटीन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से गाय का दूध जो रहता है उसके अंदर पीलापन आता है। किसकी वजह से? केरोटीन की वजह से। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही जाएगा। तो बच्चों ये हमारे जो क्वेश्चंस की श्रृंखला थी MCQ प्लस PYQ, इसके अंदर थ्योरी नहीं है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है। आर्थिक महत्व, पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व जैसा हम लिखेंगे वैसे के वैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाना। इसके अंतर्गत बिल्कुल भी आपको थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आप याद कर लो, MCQ के जरिए उनको रट लो। इन प्रश्नों से बाहर तो क्या ही जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, तो आप इनका सॉल्यूशन कर लो। अब इसके अंदर थ्योरी की क्लास नहीं है। थ्योरी की क्लास अगर होती तो हम आपको पहले इसके थ्योरी पढ़ा देते, लेकिन ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को सोल्व कर लो। बहुत ज्यादा प्रश्न हम आपको करवाएंगे इसके अंतर्गत, तो निरंतर रूप से आप इन प्रश्नों को ही कर लेना। आपके CET के अंदर या जिस किसी वैकेंसी के अंतर्गत ये आ रहे हैं वो वैकेंसी के अंदर आपका इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आगे की ओर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे सोशल एप्स हैं जिसके अंतर्गत हमारा बारकोड लगा हुआ है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब और फेसबुक का। आप इनको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद में आप हमारे सोशल ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पर निरंतर रूप से आपको नई नई प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी और हम आपसे और आप हमसे जुड़ते हुए रहेंगे। आप भी आए और आपके फ्रेंड्स को भी लेकर आए, निरंतर रूप से आए और सभी को हमारे TLC के बारे में, जो प्रतापगढ़ के अंदर एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जा रही है, आप सभी को लेकर आए। आपका विश्वास और आपका पूरा अगर कॉन्फिडेंस लेवल हमारे लेवल से अगर टच होता है तो निश्चित रूप से हम आपके लिए हर तरह के प्रयास करेंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में सक्सेस प्राप्त हो सके। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही कामना हम करते हैं। धन्यवाद।